हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों मैं आपके सामने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का थर्ड वीडियो लेके आया हूं, है ना, जो मुझे लगता है कि इसके भी आने के चांसेस हैं। इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है नहीं? तो आप देखिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन यूनिट है। सॉल्यूशन यूनिट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए हमें दो तीन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। दो तीन चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इन्हें देखना पड़ेगा आपको होती क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। हम मान लीजिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है, दो कंटेनर ले लिए, दो कंटेनर में हमने होल करे और एक पाइप लगा दिया इसके अंदर, ठीक है? हमने इनके अंदर एक पाइप लगा दिया और पाइप के अंदर एक जाली लगा दी। हमने एक जाली लगा दी, ये हमारे पास एक जाली, पतली सी जाली है इसके अंदर, ठीक है? तो एक सॉल्यूशन इसके अंदर है, एक इस वाले कंटेनर के अंदर, और एक सॉल्यूशन हमारे पास इस वाले कंटेनर के अंदर है, ठीक है? और हमने मान लिया कि इस वाले सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, लो कंसंट्रेशन है। इसकी लो कंसंट्रेशन है और इसकी हायर कंसंट्रेशन है। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है? इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ये जो बीच में जाली लगाई गई है, ये जाली है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं कह रहा था ना, दो तीन फैक्टर के जानने जरूरी है। दो तीन फैक्टर में से पहला फैक्टर यही होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पहला फैक्टर। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है बच्चों? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जो अपने अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स पास होने देती है। जो मोटे मोटे और बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाते, है ना? तो सच मेम्ब्रेन विच अलाउज स्मॉलर पार्टिकल्स, विच अलाउज स्मॉलर पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, स्मॉलर पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर पास होने देगी, बट नॉट परमेएबल, बट नॉट परमेएबल टू बिगर पार्टिकल्स। बड़े बड़े पार्टिकल्स इसके अंदर से पास नहीं हो सकते, टू बिगर पार्टिकल्स, ठीक है? ऐसी मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर हम कुछ एग्जांपल को लेके चले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेसिकली दो तरीके की होती है, ध्यान देंगे जरा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। एक हो जाएगी नेचुरल और एक हो जाएगी मैनमेड, ठीक है? तो नेचुरल के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सेल्यूलोस एसीटेट। सेल्यूलोस एसीटेट ये प्लांट्स के अंदर होती है। और एक होगी हमारे पास पिग ब्लैडर। पिग ब्लैडर ये एनिमल्स के अंदर होती है, ठीक है? मैनमेड का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, मैनमेड के अंदर एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे, ये हो गया दूसरा मैनमेड। तो मैनमेड के अंदर का पहला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सेलोफेन शीट, सेलोफेन शीट, ठीक है? और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर, एक तो हो गया सेलोफेन शीट और एक हो गया हमारे पास इसके अंदर मैनमेड के अंदर पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर, ठीक है? ये हमारे पास दो इसके इंपॉर्टेंट, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल हो गए, ये नेचुरल के, ये मैनमेड के, जो स्मॉलर पार्टिकल्स अपने अंदर से पास होने दे, बिगर पार्टिकल्स को परमिट ना करे पास होने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस की बात करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों ध्यान देना, ऑस्मोसिस है क्या? द मूवमेंट ऑफ, ध्यान देना जरा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ध्यान देना जरा, लोअर कंसंट्रेशन किसकी है? इसकी है ना? तो अगर लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है तो वो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। सबसे पहले ऑस्मोसिस होता क्या है? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हो जाएगी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर की तरफ
बच्चे उल्टा भी लिख देते हैं, ध्यान रखना ये वाली बात, लोअर से हायर की तरफ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसे क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस बोलेंगे बच्चों, ठीक है नहीं। तो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है अगर हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, क्योंकि बच्चों बीच में क्या लगी हुई है? छन्नी लगी हुई है। छन्नी बड़े बड़े पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देगी, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स पास करेंगे इसके अंदर से। तो देखो ये लगातार इसके अंदर फ्लो होता हुआ जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। मैंने एरो भी लगा दिया, देखो एरो का साइन लगा दिया, ऑस्मोसिस लिख दिया इसके ऊपर, क्लियर है ना। तो अगर ये लगातार ऑस्मोसिस चलता जा रहा है, देखो प्रोसेस चल रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है नहीं। तो देखो जरा ध्यान दो, इसका एक प्रेशर होगा जिस प्रेशर के साथ ये फ्लो कर रहा है, ठीक है नहीं। इसका हमने प्रेशर मान लिया P है, तो वही प्रेशर इसका भी होगा। इसका मान लीजिए, सपोज कीजिए इसके अंदर भी वही सेम प्रेशर है P, ठीक है। मान लीजिए इसका हल्का सा प्रेशर बढ़ा दिया जाए, इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर बढ़ा दिया जाए, कितना प्रेशर बढ़ाए? पाई प्रेशर बढ़ा दें। सॉल्यूशन देखो, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इसकी तरफ हमने, ये सॉल्यूशन साइड होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे हम सॉल्यूशन साइड बोलेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसे हम सॉल्वेंट साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं, ये सॉल्यूशन साइड है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसे हम सॉल्वेंट साइड बोलेंगे, ठीक है। तो कितना, देखो हमने हल्का सा प्रेशर बढ़ा दिया इधर सॉल्यूशन साइड की तरफ, ठीक है, और कितना बढ़ा दिया? पाए बढ़ा दिया, पाए प्रेशर बढ़ाया, और इतना प्रेशर बढ़ा दिया जिससे कि ये वाला जो सब्सटेंस लगातार फ्लो होता हुआ आ रहा था वो रुक जाए। उसे रोकने के लिए देखो जरा ध्यान दो, इस वाले को देखो जरा ध्यान देना, इस वाली तरह सॉल्यूशन साइड की तरफ हल्का सा प्रेशर बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि वो जो लगातार फ्लो हो रहा था वो रुक जाए, थम जाए वे, अब वो इधर फ्लो करके ना आए। आ रही बात समझ में? तो देखो जरा ध्यान दो, द एक्सटर्नल प्रेशर, ध्यान से बात सुनना, द एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड, that must be applied onto the solution side, solution side की तरफ, onto the solution side to stop the flow of solvent molecules, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो जो पाई था वो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है नहीं, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, पाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है नहीं। और पाई की वैल्यू कैसे निकलती है? पाई का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी क्रॉस आर क्रॉस टी, है ना, जिसमें सी क्या है? मोलैरिटी। हमारे पास सी इज द कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, ठीक है नहीं। आर क्या है? आर हमारा गैस कांस्टेंट है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की 3 वैल्यू होती हैं, कौन कौन सी वैल्यू होती है? एक तो होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एक आर की वैल्यू होती है 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एक वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब बात ये उठी है बच्चों कि हम कौन कौन सी वैल्यू कब कब उठाएंगे। आर की वैल्यू पाई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास पाई एटीएम में होगा तो आर की वैल्यू ये उठाई जाएगी, अगर पाई हमारे पास बार में होगा तो आर की वैल्यू ये उठाई जाएगी, अगर पाई हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में होगा, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल एसआई यूनिट है, तो आर की ये वाली वैल्यू उठाई जाएगी। देखो इसमें नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हुआ पाई प्रेशर जो है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हुआ तो आर की ये वाली वैल्यू उठाई जाएगी। और टी क्या है? टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। बताइए क्लियर है ना? अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये तो बड़ा अजीब फॉर्मूला है, तो बच्चों ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही है आइडल गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, पढ़ा है ना आइडल गैस इक्वेशन 11वीं क्लास में। तो ये वही फॉर्मूला है। कैसे है अभी बताऊंगा, देखो जरा, पहले देखिए, मेंशन करिए जरा ये वाली बातें, देखिए। तो इसके ऊपर देखो जरा ध्यान दो, इसके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है जिससे कि वो लगातार कंटिन्यूसली जो फ्लो है उसको रोका जा सके। अगर वो रुक जाए तो ये क्या, देखो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाया जा रहा है सॉल्यूशन साइड की तरफ, इसे क्या बोलेंगे? दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रेशर लगेगा, है ना, बस रोकने के लिए लगाया जा रहा है ना,
है ना, सिर्फ रोकने के लिए लगाया जा रहा है। वो जो ऑस्मोसिस लगातार चलता जा रहा है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, कोई चीज अगर मिस कर रही हो तो उतार लीजिए जल्दी से फटाफट। अभी देखो, अभी पूरा लेक्चर है हमारे पास इसका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसके ऊपर कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है नहीं, मेंशन करिए जल्दी से। चलिए, आर की वैल्यू याद रखना, आर की वैल्यू डिपेंड करती है पाई की यूनिट के ऊपर। ठीक है, अगर पाई हमारा एटीएम में है तो आर की वैल्यू लोगे 0.0821। अगर पाई हमारा बार में है तो आर की वैल्यू लोगे 0.083। अगर पाई हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में है तो आर की वैल्यू लोगे हम 8.314। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए, ठीक है ना, चलिए बात करेंगे आगे। हमारे पास जो एक आइडल गैस इक्वेशन है, देखो आइडल गैस इक्वेशन क्या है, आइडल गैस इक्वेशन है हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, ये V क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू N/V RT। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी हो जाती है बच्चों। तो ये हो गया प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मोलैरिटी RT। और ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसको रिप्लेस कर दिया पाई से, ये हो गया C क्रॉस R क्रॉस T। देखो वही फॉर्मूला निकल के आया, आइडल गैस इक्वेशन ही है हमारे पास ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नया फॉर्मूला, नया कुछ नहीं है, ये आइडल गैस इक्वेशन ही है। आ रही बात समझ में? देखो आइडल गैस इक्वेशन ही हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पाई की वैल्यू निकालने के लिए। बताओ क्लियर है ना? बात करेंगे आगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन साइड की तरफ जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, जो एडिशनल प्रेशर लगाया जा रहा है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान दो बच्चों, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ध्यान से बात सुनेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन जो होगी जिसकी, उसे बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन को, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है नहीं, कंफ्यूज ना हो तो मैंने एक फैक्टर बना लिया था। देखो जरा ध्यान दो, जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो होता है गोलू मोलू। गोलू मोलू का मतलब हाइपो। हाइपो का देखो, हाइपो नाम से देखना, जरा नाम से पता लगना, हाइपो मतलब गोलू मोलू। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो हाइपो, और जो पतलू दगड़ू सा है ये हाइपर। क्लियर है ना? तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपो, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो हाइपर। अब पहचानने के कैसे कौन सा हाइपो है और कौन सा हाइपर है? हमने क्या किया, कुछ रेजिन्स ली, रेजिन्स मतलब किशमिश ली। किशमिश को हमने 2-3 किशमिश को इसमें डाल दिया और 2-3 किशमिश को हमने इसमें डाल दिया। ठीक है नहीं? तो बच्चों जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ध्यान से बात सुनना, क्या होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑस्मोसिस प्रोसेस अगर होना शुरू हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन की तरफ से, देखो सॉल्यूशन की तरफ से इसके अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा और ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है नहीं, ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगी। ये जो फूलना शुरू हो जाती है ना, ये बाहर से लिक्विड से जो हमारे पास वाटर होगा वो अंदर फिल होना शुरू हो जाता है ना। किशमिश पता धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर वाटर अंदर जा रहा है ना, तो ये हो रहा है एंडोस्मोसिस, है ना। तो बात कर रहे हैं अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ध्यान देना जरा, जिसकी हमारे पास कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। तो एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा इसके अंदर। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है बच्चों कि देखो, एंडो का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब होना, कोई सब्सटेंस अंदर जा रहा है ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा और बच्चों ये क्या हो जाएंगे, फूलना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों फूलने को क्या बोलेंगे, देखो पफिनेस, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो पफिनेस बिहेवियर शो होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा रिजल्ट्स इन शोइंग
पफिनेस बिहेवियर, ये पफिनेस बिहेवियर शो करेंगे, पफिनेस बिहेवियर। और ये जो पफिनेस बिहेवियर शो हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एडेमा, एडेमा प्रॉपर्टी बोलते हैं, एडेमा, ठीक है नहीं। एक तो एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सब्सटेंस फूलना शुरू हो जाता है, पफिनेस बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर। अच्छा, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने जो अब इसके अंदर डाला था, देखो उधर ध्यान दो, अगर इसके अंदर डाला जाएगा तो ये बच्चों क्या होगा, ये जो किशमिश होगी सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे पतली होनी शुरू हो जाएंगी। तो बात कर रहे हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पहचान कैसे होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, तो जो आपने इसके अंदर डाला था उसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर ये स्वेल अप करने शुरू कर गए, ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर लेते हैं, स्वेल्स अप प्रॉपर्टी कैन बी सीन, इसके अंदर स्वेल्स अप प्रॉपर्टी दिखनी शुरू हुई, और वो क्या होगा, पफिनेस बिहेवियर शो करेगा। पफिनेस बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर देखो जरा ध्यान दो, इसके अंदर से लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर से हायर जाता है, अंदर कम है लोअर, बाहर ज्यादा है हायर। इसमें क्या था, बाहर लोअर थी, अंदर कम ज्यादा था कंसंट्रेशन, तो लोअर से हायर में जा रहा था ऑस्मोसिस। क्लियर है ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की पहचान क्या है, देखो जरा ध्यान दो, इसमें होगी एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, इसके अंदर एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है नहीं। और इसके अंदर देखो बच्चों क्या होगा, श्रिंकिंग प्रॉपर्टी शो होने शुरू हो जाएगी, है ना, श्रिंक्स अप प्रॉपर्टी कैन बी सीन, श्रिंक्स अप प्रॉपर्टी इसके अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। और वाटर जो होगा, जो अंदर था वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा वाटर कम्स आउट फ्रॉम द रेजिन्स। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की पहचान है, अगर आपको सॉल्यूशन की पहचान करनी है तो आपको नहीं पता कौन सा हाइपो है कौन सा हाइपर है, तो आप किशमिश डाल दो, किशमिश नहीं डाल सकते आप बैटरी डाल दो, है ना, सेल होता है ना छोटा वाला, बैटरी डाल दो, वही देखो बैटरी जिसमें स्वेल अप करना शुरू कर देगा, फूलना शुरू हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन समझ लेना, उसकी कंसंट्रेशन कम है। जिसके अंदर बैटरी सिकुड़नी शुरू हो जाती है, समझ जाना उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के भी थ्रू ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो जरा ध्यान दो, मान लीजिए हमारे पास दोनों के अंदर NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों के अंदर अगर हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, तो लोअर कंसंट्रेशन वाले के अंदर ध्यान देना जरा, जो NaCl की कंसंट्रेशन होगी, NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.9% W/V से ये कम होगी, ठीक है नहीं, ये 0.9% W/V से कम होगी। अगर इस कंसंट्रेशन से कम है NaCl, देखो NaCl का सॉल्यूशन लोगे और इस कंसंट्रेशन से कम की अगर कंसंट्रेशन होगी तो वो हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर NaCl का ही सॉल्यूशन ले लो और कंसंट्रेशन ले लो आप 0.9% से ज्यादा W/V, ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास देखो इससे ज्यादा ले लो तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास देखो हर सॉल्ट की एक फिक्स कंसंट्रेशन होती है, NaCl के केस में वो है 0.9% W/V, ठीक है। तो NaCl के केस में आप 0.9% W/V से कम ले लो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका शो करना शुरू कर देगा, और इसके अंदर 0.9% से ज्यादा ले लो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन शो करना शुरू कर देगा। क्लियर है। हाइपर के अंदर देखो जरा ध्यान दो, हाइपो के अंदर क्या होता है, हाइपो के अंदर स्वेल अप करना शुरू कर जाएगा, स्वेल अप प्रॉपर्टी शो करने शुरू कर जाएगा, है ना। प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर, देखो इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है नहीं। और इस स्वेल अप प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं, एडेमा, ठीक है नहीं, इसे एडेमा बोलेंगे। क्लियर है ना, बताओ। और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसके अंदर श्रिंकिंग प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी, श्रिंक्स अप कैन बी सीन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। बताइए, क्लियर। ये हाइपो का हो गया, ये हाइपो का हो गया, और ये हाइपर का हो गया। बताइए, क्लियर है। ये पूरा का पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करा हमने। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो उधर ध्यान दो,
सॉल्यूशन साइड की तरफ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो, और देखो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसकी कंसंट्रेशन कम उसको हाइपो, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी हाइपर। हमें नहीं पता कौन हाइपर कौन हाइपो, हम क्या करेंगे, सेल डाल दिया। देखो उधर ध्यान दो, हमने एक बैटरी डाल दी, बैटरी नहीं डाल सकते, हमने रेजिन्स डाल दिया, रेजिन नहीं डाल सकते, ब्लड सेल डाल दिया, ब्लड सेल भी डाल सकते हो, ब्लड सेल भी वही काम करेगा, ठीक है नहीं। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी, आप इनमें से कोई भी सब्सटेंस डाल सकते हो और ये बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करेंगे जो इसमें कर रहा था। बताओ क्लियर है, पता लगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को घोल के पी लिया, ठीक है नहीं। और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है नहीं, अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। ध्यान देना जरा, अब सब्सटेंस भी आपके पास दो तरीके के होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वो जो डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट नहीं होता, जैसे ग्लूकोस हो गया, है ना, आपका फ्रुक्टोस हो गया, आपका सुक्रोस हो गया, यूरिया हो गया, ये कभी डिसोशिएट नहीं होता, ये कभी डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, ग्लूकोस, फ्रुक्टोस, सुक्रोस, यूरिया, अगर ये वाला केस है तो पाई इज इक्वल टू सी क्रॉस आर क्रॉस टी हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट जो टूट जाता है, जो डिसोशिएट करता है या एसोसिएट करता है, डिसोशिएट मतलब जो टूटकर आयंस में कन्वर्ट हो गया, एसोसिएट मतलब जो कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बन गया, है ना, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा पाई इज इक्वल टू आई क्रॉस सी क्रॉस आर क्रॉस टी। आई हो जाएगा हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। आई को अलग से एक वीडियो में समझाया जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर को अलग से वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है नहीं। आई की वैल्यू, अगर डिसोसिएशन का केस है, अभी सिंपल से शब्दों में समझो, डिसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और अगर एसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी। जैसे NaCl सॉल्यूशन है, NaCl टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पूरा का पूरा टूट गया, 100% टूट गया NaCl सॉल्यूशन। तो एक बना आयन Na पॉजिटिव, एक आयन बना Cl नेगेटिव, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, I की वैल्यू 2, यहां पर I की वैल्यू 2 रख दोगे, ठीक है। और अगर ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, सुक्रोस या यूरिया का केस है, या और कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, तो वहां पर I की वैल्यू 1 होती है, उसको रखने की जरूरत नहीं है। सीधा मोलैरिटी रखो, R की वैल्यू रखो, टेम्परेचर रखो, और मोलैरिटी, ये आपका पाई की वैल्यू निकल जाएगी। बताओ क्लियर है ना। और अगर इस वेंटो फैक्टर के बारे में अगर आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको एक वीडियो, मतलब अभी नहीं, 1 2 3 मतलब कुछ वीडियोस के बाद वेंटो फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है नहीं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा आप अराइज कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है नहीं। तो देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि हमारे पास ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए ये है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए ये है, ठीक है नहीं। तो आप मुझे एक सिंपल से शब्दों को बनाइएगा कि ये मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर से हायर में जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस बता दीजिए बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई ये लोअर से हायर में जा रहा है, तो हायर से लोअर में जाएगा, है ना। पर ये बता दीजिएगा, हायर से लोअर में तो जाएगा उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में, लेकिन प्रोसेस है क्या उसके अंदर। तो जिसको समझ में आया हो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताइए मेरे को, और मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। होप आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आप हमारी वीडियोस, ठीक है बच्चों। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।